फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल साक्षी अकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग संविधान के टॉपिक नंबर 1 शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन अनुसूची से ही पूछा गया है। ठीक है, कि भारत में मूल अनुसूचियां कितनी है। तो भारत में मूल अनुसूचियां कितनी है? 8 है। ये किस एग्जाम में पूछा गया मैं ये भी बता देता हूँ। स्टेट पीसीएस में यानी यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और रेलवे एसएससी दोनों में पूछा गया है कि भारत की संविधान में मूल अनुसूचियां कितनी है। तो 8 है। और वर्तमान में मूल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। बाय ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, थोड़ा आप लोग भी सोचिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत के संविधान में क्यों अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, भाग को ही जोड़कर क्यों न छोड़ दिया गया, अनुच्छेद को ही 395 अनुच्छेद बनाकर ही क्यों न छोड़ दिया गया, क्यों अनुसूची को मतलब जोड़ना पड़ा संविधान में। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा स्टेटमेंट है, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। तो आप लोग पढ़ने का प्रयास न करिए, सीखने का प्रयास करिए। पढ़ाई तो आपके बैचलर की बात होती है, स्नातक की बात, बट उसके नीचे जितने भी हैं हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लाइफ है, हमेशा स्ट्रगल करके एक न एक चीज को सीखने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आइए देखिए, ये यूपीएससी के माध्यम से और यूपी पीसीएस के माध्यम से 4 अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है और एक भाषा 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम बताते हैं। पहले में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य एवं केंद्र का। राज्य एवं केंद्र का उल्लेख किया गया है। 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इसका कहने का मतलब राज्य और केंद्र के बीच, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो नागरिकों हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्य और केंद्र के नागरिकों का उल्लेख किया गया है। 1 से 5 तक आप जानते हैं संघ है। पहले भाग में क्या है? संघ है, इसके बाद राज्य है। अरे संघ यानी स से संघ, इसके लिए भी मैं ट्रिक बनाया हूं, उसको अगले पार्ट में बताऊंगा। सनम जैसे संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार। तो देखिए जो संघ है 1 से 5 अनुच्छेद किसका बात किया गया है? 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद 6 से 12 तक 11 तक किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का। फिर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। इस तरीके से राज्य क्षेत्र पूरी भाग को एक एक डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग अपने टॉपिक्स को क्लियर कर ले, फिर नेक्स्ट वीडियो भाग का आएगा, फिर मौलिक अधिकार का आएगा। इस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर राष्ट्रपति की शक्ति, फिर उपराष्ट्रपति की शक्ति, फिर प्रधानमंत्री की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति, मतलब सारे चीजों का एकदम डिटेल से चर्चा किया जाएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। यहां तक बताया जाएगा कि आपका जो मौलिक अधिकार है उसको क्यों जोड़ा गया, पहले हर एक देश से कंपेयर करके पूरी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम लोग चलेंगे। तो देखिए फिर दूसरे में किसका प्रावधान किया गया? सैलरी का यानी वेतन का प्रावधान किया गया, ताकि केंद्र और राज्य के बीच जो नागरिक है जो उसमें काम करेंगे राज्य और केंद्र के अंदर, उन लोगों को क्या दिया जाएगा? सैलरी यानी वेतन या भत्ता का प्रावधान किया गया। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? वेतन का। तीसरी अनुसूची में उनको शपथ दिलाया गया, ताकि किसी को यदि किसी वर्कर्स को हम क्या देंगे? वेतन देंगे, उसको भत्ता देंगे, तो उसको एक शपथ दिलाया जाएगा, एक नियुक्ति की जाएगी, ताकि वो काम छोड़कर भाग न जा सके और निष्पक्ष न्याय दिला सके हमारे भारत के नागरिकों के लिए। ठीक है, इसलिए उनको क्या दिलाया जाता है? शपथ, ताकि वो अपने जो शपथ लेते हैं उसमें अपने संविधान को शपथ लेते हैं। जो बड़े बड़े हैं, जैसे राष्ट्रपति अपने संविधान का शपथ लेता है कि मैं 5 साल के लिए मैं इस पोजीशन पे इस शक्ति का प्रयोग करूंगा राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति के पद के लिए वो आवेदन करता है और जीतने के बाद वो क्या शपथ लेता है अपने संविधान का कि मैं किसी भी का भेदभाव न करके निष्पक्ष समाज के लिए एक न्याय की अवधारणा लोगों के सामने पेश करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर देखिए चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया। तो देखिए राज्यसभा का सीटों का आवंटन किस आधार पे किया जाता है? तो ये जनसंख्या के आधार पे किया जाता है, आबादी पे, कि किस स्टेट की क्या पॉपुलेशन है, राज्य की क्या आबादी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, 31 है। इसके बाद महाराष्ट्र है। फिर आप लोग को एक एक बताया जाएगा, आप लोग इसके बारे में मैं एक एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो इसके बाद सिक्किम में सबसे कम राज्यसभा की सीटें हैं, तो वहां की सबसे कम जनसंख्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि जो राज्यसभा की सीटें या लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें हैं वो किस पे डिपेंड करता है? तो जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि कहाँ की कितनी आबादी है, उस आधार पे वहां की सीटों का आवंटन किया जाता है उस स्टेट का। ठीक है, इस तरीके से देखिए अब 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के आरक्षण का उल्लेख किया गया है, जो 27% उनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, फिर इस तरीके से
छठी अनुसूची में जनजाति की बात किया गया। तो देखिए 5वीं को थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। शेड्यूल कास्ट का मतलब अनुसूचित जाति, वहां पे सरकार उनको आरक्षण दिए, मतलब पढ़ाई के लिए, फिर इसके बाद रहने के लिए, फिर उनको हर एक क्षेत्र में छूट की प्रावधान दिया गया है, उसी को बोला जाता है आरक्षण। एक तरीके से उस जाति को क्या दी गई है, छूट दी गई है, सर्विसेज में भी छूट दी गई है, ठीक है। अब देखिए छठी अनुसूची में जनजाति का प्रयोग किया गया है, जनजाति का उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातियों का उल्लेख किया गया है। जनजाति स्वशासन का उल्लेख किसने किया गया है, तो छठी अनुसूची में, ताकि जो उस राज्य की जनजाति हैं उनको एक तरीके स्वतंत्र स्वशासन की स्थापना की जा सके, ठीक है, उनको उनके अधिकारों को दिलाया जा सके। ये मेरा कहने का तात्पर्य है छठी अनुसूची का, ठीक है। तो देखिए 7वीं अनुसूची में क्या, संघ एवं राज्य शक्ति, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य शक्ति का उल्लेख किया गया है। किसका, संघ एवं राज्य शक्तियों का उल्लेख किया गया है, शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए जो आपकी 7वीं अनुसूची है, इसको 3 पार्ट में हम लोग बांट कर देखेंगे। पहला संघ सूची, संघ सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची बार बार एग्जाम में, यूपीएससी में स्टेटमेंट करके 2 बार पूछ चुका है कि राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची का क्या अर्थ है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे दे देगा कि संघ सूची पे दे देगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो दे देगा केंद्र अपने शक्ति का प्रयोग करेगा या राज्य केंद्र दोनों मिलकर किसी कानून को पारित करेंगे। इस तरीके से 4 स्टेटमेंट करके देगा और आपको उसमें स्टिक करना रहेगा। अब पीसीएस में तो डायरेक्टली पूछता है किसमें किन सूचियों को, कितने सूचियों को जोड़ा गया है, कितने विषयों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया, संघ एवं राज्य शक्ति। तो देखिए संघ सूची मतलब केंद्र की शक्ति, पहले इसमें 97 विषय यानी 97 शक्तियों का प्रयोग करते थे, अब इसे बढ़ाकर कितना 100 विषयों पर चर्चा किया गया, 100 विषयों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इस पे आप जाकर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में अच्छे से एक एक विषय के बारे में पढ़िए, ताकि इसका विषय का मतलब क्या है कि केंद्र अपने शक्ति पे किस पे अधिकार कर सकता है, केंद्रीय योजनाएं क्या लागू होता है, किस बांध को सेंट्रल लेवल पे या रेलवे की क्या योजनाएं पारित करना है, उस पे कौन काम करता है, तो ये केंद्र करता है। तो केंद्र कितने विषयों की चर्चा किया गया है, 97 से बढ़ाकर 100 विषयों की चर्चा किया गया है। अब किस सूची को जोड़ा गया है इसमें, राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब होता है कि राज्य अपने शक्ति का प्रयोग अपने स्टेट में ही करेगा। राज्य अपने शक्ति का प्रयोग कर सकता है, केंद्र अपने शक्ति का। राज्य के अंदर जो विधायिका में पारित किया जाएगा कोई भी कानून, तो राज्य के अंतर्गत आएगा, जो केंद्र में पारित किया जाएगा वो केंद्र के अंतर्गत आएगा, पूरी सेंट्रल लेवल पे। तो इस तरीके से राज्य अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, उस पर केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, केंद्र करेगा तो राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पे पहले कितने विषय थे, 66 थे, अब इसे घटाकर 5 घटाकर कितना कर दिया गया है, 61 विषय, ठीक है। इसी तरीके से समवर्ती सूची कहां से ली गई, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी में। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, जो हमारे 10 स्रोत है ना उनको बताएंगे, आपको ये इसका भी वीडियो लेकर आएंगे किस देश से हमें क्या मिला है, मतलब जैसे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, यानी अमेरिका रूस के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर आयरलैंड, इस तरीके से फिर संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, हर एक बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो पद है, ब्रिटेन, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे टॉपिक्स में। तो देखिए समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब ये होता है, समवर्ती सूची पहले 47 विषय थे, अब इसमें 5 बढ़ाकर कितना 52 विषयों पर चर्चा किया गया है। देखिए इसमें 5 घटाया गया राज्य सूची में और समवर्ती सूची में 5 बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि भारतीय संविधान में पहले कितने विषयों का चर्चा किया गया था राज्य सूची में, तो आप बताएंगे पहले कितने थे, अब वर्तमान में कितने हैं, पहले 66 थे, वर्तमान में कितने, 61 विषय की चर्चा किया गया। तो समवर्ती सूची का ये मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसी चीज को लागू करेंगे या कोई योजना पारित करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों अपने शक्तियों का मिलकर किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दिया गया है, तो क्या बन गया मेरा समवर्ती सूची। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग किसका चर्चा करेंगे, 8वीं अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है, भाषा का। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल का नियम, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 12वीं नगर पालिका, बहुत सिंपल ट्रिक बनाया है, बाई ट्रिक्स।
अपने मैक हैंड एक तरीके से अपने हाथों से मैं बनाया हूं इसको ट्रिक को। यस यस सर, यस्सी जनसभा से बदला पंचनगर, इसी तरीके से मैं बताऊंगा सनम ने संग राज्य पे सारे एसी। ठीक है, वो किसका ट्रिक, मतलब भाग का भी मैं ट्रिक बना चुका हूं। इस तरीके से आपको मैथ का भी टॉपिक्स लेकर आऊंगा। ये पहला वीडियो है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैं मैथ का भी पढ़ाऊंगा, आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से, क्योंकि एनसीईआरटी जो भी स्टूडेंट्स पढ़ेगा उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपको एक बेस देती है। ठीक है, तो आप पूरा 6 से 12 तक पढ़ जाइए, आपको कोई भी एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब ये ऐसा समय आ गया है, ग्रुप डी का भी कोई लेवल नहीं रह चुका, क्योंकि ये लेवल पार कर चुका है। क्योंकि इतने लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि इससे स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, पूछने का लेवल हाई हो चुका है हर एक एग्जाम का। तो आप कोई जरूरी नहीं है कि जिस लेवल का उसी लेवल से आप तैयारी करेंगे तो अनक्वालिफाइड स्टूडेंट की तरह आप घर बैठे रहेंगे, आपके पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरी किसी चीज को पढ़िए तो पूरी डिटेल से पढ़िए। ठीक है, पूरा देखिएगा वीडियो, आपका कोई अनुसूची से क्वेश्चन नहीं कोई ऐसा ही नहीं सकता जो एग्जाम में आपसे फंस सके। ठीक, तो देखिए 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, भाषा का। तो देखिए पूछा गया क्वेश्चन कि पहले हमारे संविधान में के अनुसूची में कितने भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितने भाषाएं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाएं। तो किन किन भाषाओं को किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट यानी क्रिटिकल बनाने के लिए। तो देखिए इसके बारे में देखिए 21वां संशोधन के अंतर्गत, 21वां संशोधन के अंतर्गत पहली भाषा को जोड़ा गया। जो ये भाषा है आपकी पहली भाषा यानी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, ये आपका पीसीएस में पूछ चुका है क्वेश्चन। कोई पूछेगा आपको कि 21वां संशोधन के अंदर किस भाषा को जोड़ा गया, तो सिंधी भाषा को जोड़ा है। किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख, किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, यानी शेड्यूल। ठीक है, किस शेड्यूल में भाषा का प्रयोग किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। ओके, ठीक है। देखिए 71वां संशोधन, 71वां संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा भाषा, मणिपुरी, कोंकणी, इड़ी याद रखिएगा, कोंकणी, फिर इसके बाद नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा को जोड़ा गया था किस संशोधन के अंतर्गत, 71वां संशोधन। आप देखिए 92वां संशोधन के अंतर्गत 4 भाषा को जोड़ा गया 2003 में। ठीक है, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो देखिए 4 भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो आपको बता दें, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ली याद रखे रहिएगा, एक तरीके से ट्रिक का ही काम करेगा, री और ली, यानी तीसरा चौथा। पहला में तो याद रखिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया, फिर इसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, ठीक है, फिर इसके बाद नेपाली और कोंकणी भाषा को। किस संशोधन के अंतर्गत, 71वां संशोधन के अंतर्गत। पहले 21वां संशोधन के अंदर क्या जोड़ा गया, तो भाषा यानी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो आपको 8वीं अनुसूची समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम 9वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर एक के बारे में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, संशोधन तक बताया जाएगा, इसका विशेषता भी बता रहे हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जा सके। ठीक है, तो देखिए 9वीं अनुसूची में पहला संशोधन हुआ पहला संशोधन हुआ था 1952 में। ठीक है, इस समय कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनके लोकसभा में क्या पेश किया गया और राज्यसभा में कौन सा संशोधन, पहला संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया, तो भूमि सुधार। यहाँ पे भूमि सुधार आपको देखिए, यहाँ पे जो ट्रिक बनाया हूं, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो भूमि सुधार से ही मिला जुला है। ये संपत्ति का अधिकार आपको बताऊंगा भाग में, जो आपका मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 300 के कम में रखा गया है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल से एकदम, संपत्ति को अधिकार को क्यों हटा दिया है। देखिए भूमि सुधार को क्यों जोड़ा गया, इसका क्या मतलब विशेषताएं हैं, मैं बता दूं थोड़ा सा। देखिए जो हम लोगों की जैसे तालाब हो गया, इस तरीके से गांव समाज की जो जमीनें थी, जो सरकार की जमीनें थी, उस पर राज्य हस्तक्षेप करता था। इस तरीके से जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना, अंग्रेजों के, ब्रिटिश के शासनकाल में जो जमींदारी प्रथा चलता था, रैयतवाड़ी, मतलब हमारी जमीन पे वो लोग काम करवा के टैक्स लेते थे, ऐसा था। गजब ब्रिटिशों ने हमारे देश पे शासन किया। उसको मैं अगला टॉपिक हिस्ट्री में लेकर आऊंगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके बारे में एक एक बताऊंगा, ताकि आपका आईएएस तक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जो भी होगा कमेंट आप करिएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो देखिए मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे
भूमि सुधार को किस अनुसूची में जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में पहला संशोधन के अंतर्गत 1952 में जोड़ा गया। ठीक है, ये जमींदारी प्रथा टाइप की भूमि सुधार था। सरकार और केंद्र सरकार और समाज के बीच एक विविधता पैदा होती थी, नकारात्मक विचार आते थे सामने हम लोगों के, ठीक है, जनता के सामने, इसीलिए इसको जोड़ दिया गया ताकि जो भूमि सुधार है लोग अपने अपनी भूमि को आवंटित कर सके, अपना खेती के लिए स्वतंत्र रूप से कर सके। ठीक है, देखिए अब 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? 52वां संशोधन। ठीक है, 52वां संशोधन। 9वीं अनुसूची 1985 में 52वां संशोधन के अंतर्गत ये भी एग्जाम में पूछ चुका है यूपीएससी के, ठीक है, जो सीडीएस में। तो 52वां संशोधन 1985 में क्या जोड़ा गया? तो दल बदल का नियम, दल बदल का नियम। ठीक है, दल बदल का नियम क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेता हूं। देखिए, जैसे इस टाइम इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, मतलब इंदिरा गांधी को 1984 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कौन मारा था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि इंदिरा गांधी को कौन मारा था। ठीक है, तो इनकी 1984 में मृत्यु हो गई। तो देखिए 1985 में ये विधायिका में ये पेश किया गया ताकि दल बदल के नियम को समाप्त किया जा सके। लोग क्या करते थे, जब जनता उनको चुनकर भेज देती थी लोकसभा में, तो लोग क्या करते थे, या विधानसभा में जब भेज देती थी, तो वो लोग क्या करते थे, जीतने के बाद अपने पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर एक पार्टी दोनों मिलकर एक तरीके से अपना बहुमत पेश करके अपना सरकार बना लेती थी। तो इसको हटाया गया ताकि जब जनता आपके स्वभाव को देखकर और आपके चरण मतलब आचरणों को देखकर और कि आप समाज के प्रति एक निष्पक्ष न्याय दिला सके, और निष्पक्ष व्यक्ति को चुना जाता है ताकि जनता इसलिए चुनती है ताकि वो हमारे कार्यों को आसान करे, जो हमारी योजनाएं हैं हमारे तक मतलब सरकार के द्वारा हमें मिल सके, जो भी सरकार योजनाएं को पारित करती है वो हमारे तक यानी समाज तक पहुंचे, ठीक है, जनता तक पहुंचे। तो क्या करते थे लोग कि जनता तो हम आपको देखकर चुन रहा हूं ताकि आप हमारे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए क्या कर दिया गया, दल बदल का नियम जोड़ दिया गया कि अब जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी भाग नहीं ले सकते। अब जिस पार्टी से चुने गए हैं उसी पार्टी में आप रहेंगे, एक से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते। इसीलिए ये बहुत अच्छा कार्य हुआ, ठीक है, इसको पेश होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे जो लोकतांत्रिक देश है इसका एक तरीके से उल्लंघन ही कहा जाएगा, क्योंकि लोग जनता आपको चुन रही है। अब्राहम लिंकन ने बोला है बाय ऑफ पीपुल फॉर पीपुल, क्योंकि जनता द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यदि हमारा शोषण होगा, हम आपको चुनकर निष्पक्ष व्यक्तियों को चुनता हूं ताकि वो एक तरीके से समाज के बीच में सकारात्मक भावनाओं को पैदा करें, मगर ऐसे कुछ लोग होते हैं कि नकारात्मक भावनाएं पैदा कर देते हैं। तो देखिए 1985 में क्या जोड़ा गया, दल बदल का नियम। अब देखिए अब 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, तो आपका 73वां संशोधन 1992 या 1993। देखिए 1992 में ये विधायिका में मतलब लोकसभा में राज्यसभा में पेश किया गया। अब कब ये लागू हुआ, तो 1993 में। ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आपको बता देता हूं, 1992-93 दोनों दिया रहेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, पंचायती राज को जोड़ा गया। किसको? पंचायती राज को जोड़ा गया, पंचायती राज को जोड़ा गया। इसमें 29 कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। कितने कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? 29 कार्य क्षेत्रों को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। 29 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया। कितने? 29 कार्य क्षेत्र। अपने क्षेत्र का सड़क निर्माण, ठीक है, फिर इसके बाद कच्ची सड़क, पक्की सड़क, फिर इसके बाद मकान निर्माण, इस तरीके से नाले का साफ सफाई, अपने मतलब जो क्षेत्र हैं उनका क्या का पंचायती राज क्यों जोड़ा गया, ताकि ये सबसे पहले राजस्थान में जोड़ा गया था, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए किस जिले में पहले लागू किया गया था। तो पंचायती राज में कितने कार्य क्षेत्र हैं या कितने विषय? 29 कार्य क्षेत्रों को वर्णन किया गया है। पंचायती राज का मतलब होता है हर एक ग्राम प्रधान अपने शक्ति का अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोग करेगा और सबसे शक्तिशाली बनाया जाता है। ग्राम प्रधान को एक व्यक्ति की अपेक्षा जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए पंचायती क्षेत्र भी इसे कहते हैं हम लोग। तो क्या कर सके, अपने ग्राम सभा को क्या कर सके, जो भी उनके योजनाएं लागू किया जाता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या करे, मतलब जनता तक मुहैया कराए, यानी उपलब्ध कराए, ठीक है।
तो देखिए जैसे राष्ट्रपति की शक्ति है, उपराष्ट्रपति की शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति, हर एक व्यक्ति को एक अपनी अपनी शक्ति दी गई है, अपने अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मैं बताऊंगा राष्ट्रपति की शक्ति में, राष्ट्रपति की 3 ऐसी शक्तियां होती है जिसमें प्रधानमंत्री भी कुछ बिगाड़ बना नहीं सकता। लोग बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति कठपुतली के समान होता है, जब वो टॉपिक्स लेकर आएंगे तो बताएंगे वीटो पावर का कितना दम है, और आप लोग बस पुनर्विचार जानते ही होंगे। तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़िएगा, आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए पंचायती राज को जोड़ा गया और प्रधान की भी अपने ग्राम में सबसे ज्यादा, यानी ग्राम सभा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा शक्ति दी गई है। ठीक, इसी तरीके से हर एक लोग को भारत में शक्ति दी गई है। 74वां संशोधन के अंतर्गत किसको जोड़ा गया 1992-93 में? तो नगर पालिका को जोड़ा गया। किसको? नगर पालिका को जोड़ा गया। नगर पालिका को जोड़ा गया। इसमें कितने कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया? एग्जाम में पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंस है। 18 कार्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया, यानी रोड को स्वच्छ रखे अपने नगर पालिका में। इसको नगर परिषद भी कहते हैं और नगर पालिका भी कहते हैं। ठीक है, नगर परिषद भी इसी बोला जाता है। देखिए, तो इसका कहने का मतलब यह है कि 18 कार्य क्षेत्र में जैसे अपने नगर को साफ रखे, नाले को साफ रखे, ठीक है, अपने जो क्षेत्र है उसको स्वच्छ रखे और उसमें गंदगी न फैले, इस तरीके से मतलब 18 कार्य क्षेत्र हैं, उसमें कहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, कहाँ पे मतलब जो भी कचरा है उसको कहाँ पे किस क्षेत्र में रखा जाए ताकि वो एक तरीके से अपने क्षेत्र से दूर रखा जाए ताकि प्रदूषण न फैले। बहुत सारे कार्य, मतलब 18 कार्य क्षेत्र उनको दिया गया है। और इसका कौन क्रियान्वयन करता है? तो राज्यपाल। किसी को नगर पालिका में घोषित करना है, नगर परिषद में यदि उसको घोषित करना है तो क्या? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है। वो क्या करेगा? कौन नियंत्रित करेगा नगर पालिका को? राज्यपाल। कौन नियंत्रित करेगा? राज्यपाल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक भी बहुत सिंपल है। यस सर, एससी जनसभा से बदला पंचनगर, आपका सारा खत्म। पहले में स्टेट, दूसरे में सैलरी, तीसरे में आपका शपथ का, चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, 5वें में अनुसूचित जाति का, 6वीं में जनजाति का प्रयोग किया गया है, 7वीं में आपका संघ एवं राज्य की शक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से 8वीं अनुसूची में भाषा का, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल का नियम, 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है? पंचायती राज। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12वीं में नगर पालिका। आपका टोटल खत्म हो गया टॉपिक। साहब मैं अगला लेकर आऊंगा वीडियो आपके सामने, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उससे हर एक एग्जाम में 3 क्वेश्चन के लिए मैं इसके लिए चैलेंज करता हूं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पूरा कंप्लीटली यदि पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम से जो पॉलिटी में क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा रोल कर देगा। तो थैंक यू, जय हिंद।